हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो अभी के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सवाल देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कि जनवरी में फाइनल एग्जाम जो आपका है जैक बोर्ड क्लास 9th का स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए ही हम लोग सोशल साइंस का सीरीज कर रहे हैं अभी। और 6 या 7 वीडियो अपलोड हो चुका है। ये वीडियो उसका अगला कड़ी होगा और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हम लोग देखने वाले हैं सोशल साइंस का। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कौन कौन सा सवाल इस वीडियो में है। तो पहला क्वेश्चन है कि 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी के युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो फ्रांस की हार हुई थी यहाँ पर वाटरलू में, यानी कि नेपोलियन जब यहाँ से हार गया था, ठीक है, वाटरलू का मैदान में। सेकंड सवाल है कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में बटा हुआ था? तो फ्रांसीसी क्रांति यानी 14 जुलाई 1789 का जो क्रांति हुआ था, ठीक है, उससे पहले जो फ्रांसीसी समाज था वो कितने वर्ग में बटा था? तो दोस्तों वो 3 वर्ग में बटा था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट को पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट को कुलीन वर्ग, तृतीय स्टेट को सामान्य वर्ग कहा जाता था। तीसरा सवाल होगा कि चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहते थे? चर्च का विशेष कार्य को करने वाला व्यक्ति का समूह को क्या कहते थे? तो वो हो जाएगा पादरी वर्ग। चर्च का विशेष कार्य पादरी वर्ग ही संपन्न करता था। अगला सवाल है कि फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? तो फ्रांस का संविधान जो है वो किस वर्ष बना है? तो 1791 ईस्वी में फ्रांस का संविधान बनकर तैयार हुआ था फ्रांस की क्रांति के बाद। अगला सवाल है कि फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जानते हैं? तो उसे आतंक का राज कहते हैं और आतंक का राज को स्थापना करने वाला था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। आगे देखेंगे छठा सवाल कि 1917 से पूर्व, 1917 से पहले का बात कर रहा है कि रूस पर किसका शासन था? तो दोस्तों रूस के शासक को तो वैसे भी जार कहते हैं, तो ये जार निकोलस द्वितीय था जो शासन में था वहाँ पर। अगला सवाल देखेंगे सातवां हम लोग कि रूसी संसद का नाम क्या था? तो रूसी संसद का नाम क्या था यहाँ पे? तो रूसी संसद का नाम हो जाएगा ड्यूमा, ठीक है, रूसी संसद का नाम हो जाएगा ड्यूमा। अगला सवाल है बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो व्लादिमीर लेनिन। नेक्स्ट सवाल है रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? रूसी क्रांतिकारी जो भी थे उसके मुख्य उद्देश्य क्या थे यहाँ पे? तो देखते हैं, ऑप्शन के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। ऑप्शन में प्रथम विश्व युद्ध से रूस का हटाना, जमीन किसानों को दे देना, कारखानों पर मजदूर का नियंत्रण और गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना, ठीक है। अब पूछा गया कि कौन सा सही, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4। तो यहाँ पर जो दोस्तों ऑप्शन तो सारा सही लग रहा है, ठीक है, ऑप्शन जो है सारा सही लग रहा है, इसलिए घ हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला सवाल देखेंगे खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? तो 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो विश्व के क्षेत्रफल का जो है वो 2.42% है, ठीक है, 2.42%, यानी कि 11 का ख नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला सवाल है भारत के मानक याम्योत्तर कौन सी रेखा है? भारत की मानक याम्योत्तर कौन सी रेखा है? तो मानक याम्योत्तर रेखा जो है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है मिर्जापुर के पास। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? तो ऑप्शन के हिसाब से उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, और आपको पता ही है कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। अगला सवाल है विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट दोस्तों जो है वो नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट, और 8,848 मीटर इसका ऊंचाई है, और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहते हैं। चलिए अगला सवाल है 15वां नंबर देखेंगे कि एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों प्रायद्वीप पेनिनसुलर कहते हैं। अगला है कि बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप को किस नाम से जानते हैं? देखिए बाढ़ वाला मैदान में तो 2 टाइप का मिट्टी आता है, नया भी होता है और पुराना भी होता है। तो नया वाला को दोस्तों खादर कहा जाता है, नया वाले को खादर कहते हैं, जबकि पुराने वाले को बांगर कहते हैं, यानी भांगर कहते हैं, ठीक है। और आपका भाबर क्या हो जाएगा? तो गुटिका के रूप में जो 6 से 8 मीटर की अथी में फैला जो होता है शिवालिक की ढाल पे, उसको भाबर कहते हैं। और तराई भाबर से जस्ट नीचे वाला एरिया जो दलदली एरिया होता है उसको तराई कहते हैं। अगला सवाल है गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उसे कोंकण तट कहा जाता है। 17 का ग आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला है किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? दोस्तों ऑप्शन के हिसाब से आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है, प्रवाल भित्ति का जो है लक्षद्वीप ही है। अगला है विश्व की सबसे बड़ी नदी दूनी अपवाद रोनी किस नदी की है? तो विश्व की सबसे बड़ी अपवाद रोनी जो है अमेजन नदी का है, जो दक्षिण अमेरिका में बहती है। अगला सवाल है कौन नदी अरब सागर में गिरती है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन है? तो गंगा, नर्मदा, यमुना और गोदावरी।
तो ग नंबर हो जाएगा नर्मदा, ठीक है, क्योंकि ये भ्रंश घाटी में बहती है नर्मदा और तापी, और दोनों जो है वो आपका किधर बहती है, तो आपका अरब सागर में बहती है और बंगाल की खाड़ी की तरफ नहीं जाती ये लोग। अगला सवाल है, इसलिए ये नदियाँ जो है पश्चिम की ओर बहकर एस्चुरी का निर्माण करती है। अगला सवाल है, पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है, तो लगभग 75% के आसपास। अगला सवाल है, खरीफ फसल की अवधि क्या होती है। खरीफ फसल की अवधि जो है वो जून से अक्टूबर है बच्चों, ठीक है, जून से अक्टूबर है खरीफ फसल की अवधि। अगला सवाल, हरित क्रांति का संबंध है किससे, तो हरित क्रांति का संबंध जो है वो किससे है, तो खाद्यान्न के उत्पादन से, ठीक है, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है कि निम्न में कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। कार्यशील पूंजी का उदाहरण कौन है, तो कार्यशील पूंजी जो होगा नगद पैसा और कच्चा माल, ठीक है, 24 नंबर का ग ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक गैर कृषि क्रिया है, यहाँ पे गैर कृषि क्रिया जिसमें कृषि का कोई काम नहीं किया जा रहा है, तो ऑप्शन है खेतों की जुताई करना, फिर सिंचाई करना, फिर फसल की देखभाल करना, और खाद और बीज की बिक्री करना, ठीक है। तो खाद और बीज की बिक्री करना ही क्या हो जाएगा, गैर कृषि क्रिया। बाकी आप देखिए, खेतों की जुताई करना, फसल को देखना, सिंचाई करना, सभी जो है आपका क्या है, तो सब जो है वो खेती से रिलेटेड काम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 26वां नंबर के नीचे दिए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो ऑप्शन है कि जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। और कथन है दूसरा, मानव पूंजी में निवेश निवेश भौतिक पूंजी और भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। अब पूछा है कि कौन कौन सा सही है, तो केवल एक कथन सही है, या केवल दो कथन सही है, या एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ग होगा, यानी कि एक और दो दोनों बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब है। अगला 27वां सवाल देखने वाले हैं। 27वां सवाल कहा जा रहा है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है, ठीक है, परिसंपत्ति है, तो वो होगा शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या, ऑप्शन नंबर क बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है कि नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीका से परिभाषित करता है। तो ऑप्शन है कि जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम कर रहे होंगे, और दूसरा ऑप्शन है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। तो ये ऑप्शन क्या है, सही है। जब बेरोजगारी को सही तरीका से कौन दिखाता है, तो जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। खोलना खोलो जल्दी। पाठ्यक्रम फिर है आपका स्कूल लोटो शिविर, और तीसरा ऑप्शन है क और ख दोनों, तो इसका हो जाएगा क और ख दोनों यहाँ पे। अगला सवाल है, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है, तो जब ऑप्शन है कि जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता है, फिर दूसरा है कि जब किसी खास फसली मौसम में रोजगार मिलता है, तीसरा ऑप्शन है जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता, और चौथा ऑप्शन है जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ख जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पे, कि जब किसी खास फसली मौसम में रोजगार मिलता है, और मौसमी बेरोजगारी आपको ज़्यादा गाँव में देखने मिलेगा, ठीक है, बाकी शहर में आपको प्रचंड बेरोजगारी ही देखने ज़्यादा मिल सकता है। अगला सवाल है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ होता है लोगों का शासन, ठीक है, लोगों का शासन। अगला सवाल है कि इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, कौन से लोकतंत्र का विशेषता यहाँ पर नहीं है। तो देखते हैं ऑप्शन, ऑप्शन है आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, ये तो पक्का है विशेषता। एक ही राजनीतिक दल का शासन, उसके बाद है तीसरा एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य, ये भी है, और कानून का राज और अधिकारों का आदर, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ख जो होगा वही आपका यहाँ गलत है, कि एक ही व्यक्ति राजनीतिक दल, हमेशा एक ही राजनीतिक दल जो शासन नहीं कर सकता है, कभी भी सत्ता का बंटवारा तो हो ही सकता है, और कभी भी कोई भी सत्ता, मतलब कि सत्ता का जो होगा वो कभी भी किसी पार्टी का आ सकता है। अब सवाल देखेंगे अगला कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन जो है यहाँ पर गलत है। तो ऑप्शन है कि लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ये सही है। फिर है लोकतंत्र में हमें अंतिम निर्णय की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास होनी चाहिए, ये भी सही है। फिर है लोकतंत्र शासन का एक रूप है, इसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, यही ऑप्शन गलत है। कभी भी लोकतंत्र में राजा का बेटा तो राजा बन नहीं सकता, इसलिए वंशानुगत शासक नहीं हो सकता है। अगला सवाल देखेंगे, इनमें से कौन सा लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है, ठीक है, लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा तर्क नहीं है। तो ऑप्शन है कि लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ये तो सही है। अगला है कि लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है, ये भी सही है। फिर है लोकतंत्र के बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है, ये भी सही है। और फिर अगला ऑप्शन है कि लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। देखिए यही ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि लोकतंत्र जो है नागरिकों का सम्मान और गरिमा को बढ़ावा देता है और उसके सम्मान की रक्षा भी करता है। अगला सवाल है कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की थी, तो 1999 ईस्वी में, ठीक है, 1999 ईस्वी में ये सैनिक तख्तापलट की अगुवाई किया था।
आगे देखेंगे दक्षिण अफ्रीका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना था, तो ऑप्शन नंबर हाँ बिल्कुल सही होगा, 1994 में। और उसको दक्षिण अफ्रीका को स्वतंत्र कराने में बहुत सारा योगदान दिए थे कौन, तो नेल्सन मंडेला, जो प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। अगला सवाल है कि रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी, तो दक्षिण अफ्रीका में। रंगभेद का मतलब क्या होता है, तो चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना, जैसे कि गोरा और काला, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो संविधान सभा में दोस्तों 299 सदस्य थे। अगला सवाल है 39वां नंबर के लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन प्रावधान नहीं रहता है, तो शासक का शासन प्रमुख का अधिकार ये रहता है, शासन प्रमुख का नाम ही नहीं रहता। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। अगला और अंतिम सवाल है कि भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया था, तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपना पूरा काम कर लिया था ये लोग। संविधान सभा के 299 सदस्य ने और संविधान बनाकर रेडी कर लिया था उस दिन, ठीक है। तो और उस दिन एक चीज़ और मनाते हैं हम लोग, संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाते हैं। तो हम लोग दोस्तों अभी 40 सवाल देखे हैं सोशल साइंस का, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी लाभदायक होगा और जो जनवरी में होने वाला है। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस भी करें, ताकि जितने भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएंगे सभी आपको सबसे पहले मिलेंगे। और जो 2025 का मॉडल पेपर जारी होने वाला है, बस एक सप्ताह के अंदर ही मॉडल पेपर आ जाएगा, तो उसका सबसे तेज और सबसे सटीक सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।